हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लेस पे। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं बजरंग। आज लेके आया हूँ मैं कक्षा 8 के विज्ञान विषय से तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो देखिए, रेशे क्या होता है। रेशे जो है, कपड़े जो हम पहनते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई जिससे मिलके कपड़ा बना होता है वो रेशे कहलाती है। ठीक है। अब रेशे जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक, जैसे कि ऊन, कपास, रेशम। ठीक है। और होते हैं मानव निर्मित, या जिसे कह देते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से होते हैं? उसमें जो है रेयान होता है, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। तो चलिए, इन्हीं सब इंटरेस्टिंग बातों को जो है जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि हमें रसोई घर में कौन से कपड़े पहनने चाहिए आग के पास काम करते वक्त, और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी होते हैं वे कौन से कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इन्हीं सब इंटरेस्टिंग बातों को अगर आपको जानने की इच्छा है तो बिल्कुल बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पोशाक जिसे हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। ठीक है, कपड़े से निर्मित होती है पोशाक। कपड़े की जो है, कपड़े किससे बने होते हैं? रेशों से बने होते हैं। ठीक है, कृत्रिम स्रोत से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, कई आप अपने आसपास चीजें देखते हैं, यह यही कह रहा है कि उनकी सूची बनाइए कौन कौन से जो है रेशे से बने हैं, वो प्राकृतिक है या कृत्रिम है। ठीक है, तो यहाँ आप पढ़ लेना, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं इसमें। ठीक है, रेशे जो है प्राकृतिक होते हैं कौन कौन से, जैसे कि मैंने बताया कपास, ऊन, रेशम। ठीक है, तथा पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो प्राकृतिक रेशे हैं वो हमें पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे। ठीक। और संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? इसी प्रकार से ये क्या होता है, संश्लेषित रेशे ये मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे संश्लेषित रेशे कह देते हैं अथवा मानव निर्मित रेशे कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, संश्लेषित रेशे क्या है। संश्लेषित रेशे हमें समझना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से देखो, इन्होंने माला का उदाहरण लिया है। ये एक माला है, मनके जिसमें लगे हुए हैं। ठीक है, छोटे छोटे मनके मिलके एक इसमें धागा पिरो के उसकी सहायता से जो है एक माला बनती है। तो माला की जो है इकाई क्या होगी? ये छोटे छोटे मोती। ठीक है, इसी प्रकार जो है कागज क्लिप को जोड़ के देखो, इन्होंने एक लंबी श्रृंखला बना दी है ये। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है रेशे की जब श्रृंखला मिलती है, छोटे छोटे मिलके, मतलब इकाई एक एक मिलके जो है जब श्रृंखला बनाते हैं तो वो कपड़े का निर्माण करते हैं। यहाँ यही समझाने के लिए जो है इन्होंने माला का और कागज की क्लिप का उदाहरण दिया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए, जैसे ये है। ठीक है, ये यहाँ पे यही बोल रहा है, दोनों को बनाने का प्रयास कर रहा है। इसके आधार पे क्या कह रहा है ये, एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। ठीक है, रेशा भी जो है वो छोटी छोटी इकाइयों को मिला के जोड़ के बनता है। ठीक है, प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलके रेशा बना होता है वो क्या है? रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, इस प्रकार की छोटी इकाइयां मिलकर एक क्या बनाती है? बहुलक बनाती है। बहुलक यानी पॉलीमर। ठीक है, ठीक है, पॉलीमर बनाती है। इस ये पॉलीमर जो है दो शब्द से आया है। पोली का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, पोली का अर्थ होता है बहुत सारे, मतलब या अनेक कह दो उसको। और मर का अर्थ होता है भाग। ठीक है, तो पोली मर से ही हमें पता लगता है, पोली अर्थात बहुत सारे, और मर यानी भाग, यानी बहुत सारे भागों को मिलके जो चीज बनती है उसे पॉलीमर कहते हैं। और हिंदी में उसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। अंग्रेजी में उसको पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे पॉलीमर कैसे बनता है, बहुलक। ठीक है, कैसे बनता है यहाँ क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सॉरी, क्या कह रहा है, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं।
ठीक है, पॉलीमर, ये क्या बहुलक यानी कि पॉलीमर प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज बनाता है। ठीक है, कपास जो है, कपास से मिलके क्या बनता है, बहुलक बनता है। ठीक है, बहुलक, कपास से जो बहुलक बनता है उससे मिलके क्या बनता है, सेलुलोज बनता है। ठीक है, और सेलुलोज क्या होता है, ये बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, सेलुलोज। तो ठीक है, आप क्लियर हो जाता है आपका यहाँ से ये पॉइंट। देखिए अब संश्लेषित रेशों के प्रकार बताया है। इसमें देखो मैंने आपको बताया था संश्लेषित रेशे में कौन कौन आते हैं, रेयान आता है, नाइलॉन आता है, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक आता है। तो देखिए चलते हैं आगे, इनको देखते हैं। रेयान के बारे में क्या कह रहा है, रेयान जो है रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, रेशम जो है कीट से प्राप्त किया जाता है, ये प्राकृतिक है। रेशम जो है वो प्राकृतिक होता है। लेकिन देखिए आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, रेशम जो है कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी, लेकिन वहाँ जो है इसको छुपा कर रखा, गोपनीय रखा गया, बताया नहीं गया दुनिया को कि जो है रेशम कुछ होता है। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। मतलब ये महंगा तो होता है, ठीक है, लेकिन जो है ये इतना सुंदर होता है कि लोग जो है फिर भी इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। कब किए गए, 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर। ठीक है, प्रयास पहले से हो रहे थे, लेकिन जो है सफलता जो है 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को मिली, रेशम के समान गुण वाला क्या बनाने के लिए, रेशा बनाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये देखना यहाँ पे ये कैसे प्राप्त किया गया, जो है रेशम का जो रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। ठीक है, और इसी को क्या कहा गया, रेयान अथवा कृत्रिम रेशम। ठीक, इसी को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया गया जाता है, लेकिन यह मानव निर्मित रेशा है। क्योंकि यह मानव ने बनाया है, इसलिए यह मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, यह रेशम से सस्ता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। ठीक है, इसकी एक पहली खासियत क्या बता दी यहाँ पे, ये रेशम से सस्ता होता है। ठीक है, और इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, दूसरी खासियत इसकी बता रहा है कि इसको जो है रंगों में भी रंगा जा सकता है। जिस किसी प्रकार के रंग चाहे हम उसके रंग में इसको रेयान को रंग सकते हैं। रेयान को कपास के साथ मिलाकर, देखो यहाँ पे दो चीज़ बनाई जाती है। कपास के साथ अगर ये मिलेगा तो क्या बनेगा, बिस्तर की चादरें वगैरह बनती हैं रेयान से अगर कपास को मिलाएंगे तो। और अगर इसको ऊन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, कालीन या गलीचे। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कोई कि चादर किस चीज़ की बनी होती है, तो आप कहेंगे रेयान और कपास की। कौन सी चादरें, जो बिस्तर वाली चादरें हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। और जो गलीचे और जो कालीन होती है वो किससे बनती है, वह मिलके बनती है कपास और ऊन से। ठीक है, सॉरी, वो मिलती है, ऊन के साथ मिलाया जाता है किसको, रेयान को। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है अगला नाइलॉन। नाइलॉन क्या होता है, देखो नाइलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है, मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक, इसमें कोई प्राकृतिक कच्चा माल प्रयोग जो है नहीं किया गया था। बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया इसको, बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का प्रयोग किए बिना। ठीक है, इसका निर्माण किस किस से किया गया, कोयले से, जल से और वायु से किया गया। ठीक है, यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। ठीक है, प्रथम था ये जो कि पूर्ण रूप से संश्लेषित था। ठीक है, इसमें कोई भी प्राकृतिक वस्तु का जो है पदार्थ का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए नायलॉन क्या है, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। ठीक है, यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः अन्य कपड़ों के निर्माण हेतु यह बहुत प्रचलित हुआ। प्रचलित होने का कारण आपको पता लग जाता है, एक तो जो है इसका जो है धुलाई आसान होती है, पहली बात। दूसरा ये चमकीला होता है। ठीक है, तीसरा ये प्रबल भी होता है। ठीक है,
इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी होती है। और चौथा जो है ये हल्का और प्रत्यास्थ। ठीक है, चलिए नायलॉन का प्रयोग देखिए और कहाँ कहाँ बता रहे हैं। नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि रस्से बना सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, रस्से इससे बनते हैं। बहुत मजबूत होता है, यहाँ तक कि लोहे की जो स्ट्रेंथ होती है उससे भी ज़्यादा मजबूत इसकी रस्सियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को प्रयोग में लाते हैं, जैसे जुराब, रस्से, ये तंबू और दांत साफ करने का अपना टूथब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग और जो है पर्दे, ये सब। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है इनका, आप देख सकते हैं। ये नायलॉन से निर्मित है ये सारे। ये पर्दा है, ये जो है रस्सी है, ये टूथब्रश है आपका जो आप डेली यूज करते हैं सुबह सुबह, ये सॉक्स हैं, जुराबें हैं। ठीक है, देखो बूझो क्या पूछ रहा है यहाँ पे। क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? बिल्कुल होते हैं, देखिए आगे देखते हैं, ये आगे चीज़ें बताएगा। नायलॉन का प्रयोग क्या किया जाता है? चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। सॉरी, वो इस्पात है, मैंने लोहा बता दिया, इस्पात और लोहे में फर्क होता है। ठीक है, इस्पात से भी अधिक प्रबल होता है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ जो है इस्पात से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे एक ये प्रयोग दिखा रहा है क्रियाकलाप 3.1 में। यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने समान मोटाई के और समान लंबाई के धागे लेकर, ठीक है, समान लंबाई और समान जो है मोटाई के धागे लेकर और कपास, ऊन और नायलॉन और जो है रेशम, ये धागे लेके इन पे इन्होंने वेट, ये आप जो देख रहे हैं जो बांट लटक रहा है, इस पे बांट लटक रहा है, समान वेट सभी प्रकार के धागों से बांधा है। तो कुल मिला के इस धागे की जो है प्रबलता चेक करने के लिए ये किया गया है कि कितनी स्ट्रेंथ, कितना वेट जो है वो झेल सकता है। ठीक है, इसलिए चलिए तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे यही सब चीज़ें बताया गया है कि जो है धागा किस प्रकार से बांट को बांधना है और जो है क्या ऑब्जर्वेशन आती हैं, उसके लिए ये सारणी फिलअप करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सावधानी जरूर बरतना, क्या कि सभी धागे एक ही लंबाई और लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा जो है रेशा, जो है वो कौन सा है? पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर एक अत्यंत संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है। ठीक है, ये विशेषता है इनकी, ये कपड़ा सपाट रहता है, सफलतापूर्वक धुल जाता है। यह वस्त्र क्या होता है? सामग्री हेतु, कौन सी सामग्री हेतु? वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ होता है। ठीक है, इससे बने कपड़े क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। ठीक है, और ये लोकप्रिय पॉलिस्टर है। कौन? टेरिलीन। टेरिलीन जो है एक प्रकार का लोकप्रिय पॉलिस्टर है। ठीक है, इसको जो है महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु सामान बुना जा सकता है। ठीक है, पॉलिस्टर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉलिस्टर यहाँ क्लियर होता है अपना। अब देखिए, मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें, पेट मतलब क्या होता है? पॉलीएथिलीन टथहर्टेलेट। ठीक है, तो पॉलीथीन जो है वो सॉरी जो बोतल है वो किससे बनी होती है? पेट से। ठीक है, और पेट से क्या क्या बनता है? बोतलें बनती हैं। ठीक है, और जार बनते हैं। ठीक है, जार और जो बोतलें हैं वो पेट से बनी होती हैं। पेट क्या होता है? पेट जो है पीईटी, इसका लघु रूप है, उसका विस्तारित रूप क्या हो जाता है? पॉलीएथिलीन टर्थेलेट। ठीक है, ये एक बहुत सुपरिचित प्रकार का क्या है? पॉलिस्टर है। ठीक है, तो ये पॉलिस्टर है एक प्रकार का, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? बोतलें बनाने में, फिल्म बनाने में, ठीक है, तार बनाने में और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। आप ये फिल्म जो है ये जो है मूवी वाली फिल्म नहीं है, ये वो फिल्म है जो कैमरेज वगैरह में रील के तौर पे यूज़ की जाती है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे कह रहा है कि जो है पॉलीथीन के जो है पॉलिस्टर के सॉरी
वस्तुएं जो है अगर आप नज़र घुमाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें पॉलिस्टर की बनी है। देखो पॉलिस्टर ये दो शब्द से बनता है, पॉली और एस्टर। एस्टर क्या होता है? एस्टर वो पदार्थ होता है जिनसे सभी प्रकार के जो फलों में हैं वो सुगंध आती है, ठीक है। तो सुगंध आने का कारण, फलों में जो गंध आती है उसका कारण क्या है? एस्टर होता है। और जब एस्टर मिलते हैं, कई एस्टर जब मिलते हैं तो वो पॉलीएस्टर का निर्माण करता है। जैसे कि नाम से ही प्रचलित, सॉरी, पता लग रहा है, पॉली और एस्टर दो शब्दों से मिला है। पॉली मतलब बहुत सारे, एस्टर मतलब एस्टर जो है पदार्थ है एक, ठीक है। तो यहाँ वही कहा गया, वास्तव में एक रसायन पदार्थ है कौन? पॉलिस्टर, जो जो एस्टर कहलाता है उसकी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। मतलब उस पुनरावृत्ति जब उसकी होती है, किसकी? एस्टर की इकाइयों की, तो जो है पॉलीएस्टर बनता है। एस्टर वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। एक होता है पॉलीकोट, देखो नाम से पता चल रहा है, आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो कॉटन, कॉटन किससे बनती है? कपास से बनती है, ये तो आप सभी जानते हैं। ये होता है पॉलीकोट, पॉली और कॉट, तो ये किस किस से मिलके बना होगा? पॉलिस्टर और कपास, ठीक है। कॉट, कोट मतलब जो शब्द आया है वो कॉटन से आया है, तो उसको आप कपास ले लीजिए। और पोली जो है वो पॉलिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो पॉलिस्टर और कपास से मिलकर क्या बनता है? पॉलीकोट। और ऐसे ही पॉलीवुल किस किस से मिलकर बनता है? पॉलिस्टर और वूल मतलब ऊन, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, पॉलीकोट और पॉलीवुल किस किस चीज़ से बना है, ठीक। अगर थोड़ा स्पीड लग रहा है तो आप वीडियो को रोक पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, फिर मेरे बातों को सुनिए, उसके साथ साथ चलिए, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा आपको कि थोड़ा स्पीड चल रहा है आप, लेकिन आप स्क्रीन पॉज करके इसको कर लीजिए कवर अप। देखिए क्या कह रहा है, हम सर्दियों में जो स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं, दिखते हैं वो ऊन जैसे, लेकिन वो ऊन नहीं होते हैं। अब इसका क्या कारण होता है, ठीक है, हमें जो है ऊन को नहीं चुनने का क्या कारण होता है ताकि हम ऐसे पदार्थों को चुनते हैं? ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाते हैं। जो हम पहनते हैं वो ऊन के ना होकर किस चीज़ के होते हैं? एक्रिलिक के होते हैं। और एक्रिलिक हम क्यों चुनते हैं? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, पहला कारण, ये महंगे होते हैं, ठीक है, ऊन से बने। जबकि एक्रिलिक से बनी है वस्तुएं अपेक्षाकृत क्या होती हैं? सस्ती होती हैं, ठीक है। पहला इसको चुनने का कारण क्या है? ये सस्ता है। एक्रिलिक के सर्दी में जो कपड़े पहनते हैं हम, उनको चुनने का, जो कि एक्रिलिक से बने होते हैं, पहला कारण होता है कि वो सस्ती होती हैं, ठीक है। दूसरा, ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं, ठीक है। तीसरा, इसका लाइफ टाइम, ये टिकाऊ होते हैं, संश्लेषित रेशे जो है अधिक टिकाऊ होते हैं और आसानी से गरीब व्यक्ति की भी पहुंच में होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा ये जो है संश्लेषित रेशे प्रचलित हैं, प्रयोग में हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे जो है सेवन्थ क्लास का जिक्र कर रहा है कि जो है प्राकृतिक रेशों को जलाने का जो है क्रियाकलाप हमने किया था, वहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है? जब हम जलाते हैं इनको प्राकृतिक जो है, सॉरी, जब हम इनको जलाते हैं किनको? संश्लेषित रेशों को, तो क्या होता है, ये जो है प्राकृतिक जो रेशे होते हैं उनसे अलग प्रकार का बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम प्राकृतिक रेशों को जलाने पे वे आसानी से जल जाते हैं, लेकिन जो मानव निर्मित या जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनको जलाने पे क्या होता है कि वे पिघल जाते हैं, ठीक है, वे आसानी से जलते नहीं हैं। और वे जलने पे क्या करते हैं? वे धुआं जो है उत्पन्न करते हैं जो वातावरण को प्रदूषित करता है। अब यहाँ उन्हीं चीज़ों को बता रहा है, क्या कह रहा है देखिए, प्राकृतिक रेशों से भिन्न है किसका व्यवहार? संश्लेषित रेशों का व्यवहार, ठीक है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं, यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कपड़ों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है क्योंकि यह पिघल जाता है और शरीर से चिपक जाता है। इस केस में जो है कोई व्यक्ति जिसने कपड़े पहने हैं उसकी जो है शरीर के जलने की संभावना बहुत ही अधिक हो जाती है, ठीक है।
अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो ये पॉइंट जो है आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल यूज करिए इसको, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली यूज करिए। कितनी अच्छी बात यहाँ पे बताइए। देखो, रसोई घर में जो है हमें कभी संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इफ़ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो जाता है कि जो है कपड़ों में आग पकड़ लेते हैं कपड़े, तो ये क्या होता है, संश्लेषित रेशे ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये जलते नहीं हैं, ये पिघलते हैं, और पिघल के वो जो है शरीर में घुस जाते हैं, तो शरीर को जो है वो पूरा बर्न कर देते हैं, टिश्यूज़ को पूरा ख़त्म कर देते हैं वो, ठीक है। तो जान पे जो है खतरा बनने वाली बात हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे पहेली यही कह रही है कि वो समझ गई कि जो है पॉलिस्टर से बने वस्त्र उसकी जो है माताजी रसोई घर में क्यों नहीं पहनती, ठीक है। अब जो है ये संश्लेषित रेशे ये कहाँ से बनते हैं, ये पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोल रसायन कहलाते हैं उनसे बनते हैं, और विविध प्रोसेसेस से निकाले जाते हैं, विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक है। आपको पता लग गया संश्लेषित रेशे कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। ये पेट्रोलियम मूल के कच्चे पदार्थों से निकलते हैं, ठीक है। या सीधे याद रखिए पेट्रो रसायन से निकलते हैं ये, ठीक है। अब देखिए संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या है, जो अभी हमने देखा तीनों प्रकार के जो रेशे थे लगभग उन्हीं से मिलते जुलते इनके गुण होते हैं, किसके, संश्लेषित रेशों के, ठीक है। देखिए क्या कल्पना करने के लिए कह रहा है। आज मान लीजिए बारिश का पहला दिन है, वर्षा का, ठीक है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों, ठीक है। छाता प्रयोग में लाते हैं हम। अब देखिए क्या कह रहे हैं, संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। पहली बात तो ये शीघ्र सूखते हैं, दूसरा अधिक लाइफ टाइम इनका होता है, अधिक चलते हैं ये, तीसरा इनकी कीमत कम होती है, चौथा ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इनका रख रखाव भी सुविधाजनक होता है, और ये आसानी से किसी भी रंग में रंगे भी जा सकते हैं, इसलिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्रियाकलाप कह रहा है, ठीक है। आधा आधा वर्ग मीटर के दो कपड़े लेने के लिए कह रहा है। एक तो जो है संश्लेषित रेशों से बना हुआ है, दूसरा प्राकृतिक रेशों से बना हुआ है, ठीक है। तो उनको क्या कह रहा है, फिर एक बीकर में या मग में भिगो दीजिए, ठीक है, और दोनों को जो है निकालने के बाद धूप में फैलाइए, ठीक है। अब देखिए जो बीकर में जो पानी था वो ज़्यादा किसने सोखा, ये चीज़ देखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कौन सा जो है प्राकृतिक या जो है संश्लेषित, कौन सा जो रेशा जो है ज़्यादा कपड़े ज़्यादा पानी सोखता है, ठीक है। तो जो है यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आता है, जो प्राकृतिक संश्लेषित जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, जल जो है ज़्यादा सोखते हैं, जबकि जो कृत्रिम होते हैं या संश्लेषित रेशे होते हैं वे जल जो है कम सोखते हैं। प्राकृतिक चूंकि ज़्यादा सोखते हैं, यही कारण है कि पसीना जब आता है तो ज़्यादा सोखने के संदर्भ में जो है हम सूती कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन जो संश्लेषित रेशे से कपड़े बने होंगे वे पसीने को उचित प्रकार से सोख नहीं पाते हैं, इसलिए गर्मी में जो है ज़्यादातर जो है सूती वस्त्र उपयोग करना अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अपने माता पिता की हेल्प लेके कौन से कपड़े टिकाऊ हैं, मूल्य में क्या, कौन से उचित हैं, इस प्रकार की जानकारी अपने प्राप्त कीजिए। चलिए इसको स्किप किए, आगे बढ़िए। प्लास्टिक, अगला टॉपिक जो शुरू हो जाता है वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या है, किस प्रकार अपने जीवन में प्रयोग होती है, क्या इसका जो है गुणधर्म है, ठीक है। इस प्रकार की बातें हम जानेंगे यहाँ पे। देखो, हम जो भी प्रयोग सामान कर रहे हैं उसमें से अधिकांशतः सामान क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। और ये सूची बनाने के लिए बोल रहा है प्लास्टिक के सामान क्या क्या है, कौन कौन से हैं, ठीक है, अपने आसपास। देखिए संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, ठीक है, ये भी एक पॉलीमर है। सभी प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती है। इसमें देखिए, इसमें रेखीय है, ठीक है, इकाइयों की जो व्यवस्था है इसमें रेखीय है, और इसमें जो है वो त्रियकबद्ध है, ठीक है। तो ये त्रियकबद्ध है और ये रेखीय व्यवस्था है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ए में जो है वो रेखीय है और बी में जो है क्रॉसबद्ध व्यवस्था है प्लास्टिक के इकाइयों के मिलने की, ठीक। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है। जैसा कि 3.7 में
देख सकते हैं, ये देखो प्लास्टिक की वस्तुएं वस्तुएं क्या क्या हैं इसमें। चेयर है, बाल्टी है, खिलौने हैं, ठीक है। और ये भी खिलौने हैं, छोटे खिलौने, बाल्टी, मग, ग्लास, ये सब चीज़ें जो है ये प्लास्टिक में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, ये इसका जो है एक गुण है। प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है। देखो तीन चीज़ें यहाँ से, तीन जो गुण हैं प्लास्टिक के वो निकल के आते हैं। क्या क्या जो है, प्लास्टिक जो है पुनः चक्रण हो सकता है, पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है और रंगा और पिघलाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक गुण और आता है कि इससे चादरों में भी बदला जा सकता है, बेल कर इसको, ठीक है। इसको जो है चादर में बदला जा सकता है, अर्थात अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। इतने जो है इनके गुण हैं किसके, प्लास्टिक के। और यही कारण कारण है कि इतने सारे गुण हैं, इसीलिए जो है ये हमारे दैनिक जीवन में इतने बड़ी मात्रा में प्रयोग में प्रचलित है, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पॉलीथीन, दो वर्ड से मिला है, पॉली और एथीन, ठीक है। जो पोली और एथीन दो शब्द से मिला है, ये किस चीज़ का उदाहरण है, प्लास्टिक का एक उदाहरण है पॉलीथीन, ठीक है। जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए, क्या होता है, मोड़ने पे जो है वो आसानी से मुड़ जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कुछ वस्तुएं जो कि प्लास्टिक की बनी होती है सरलता पूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मुड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे घरों में कुछ बर्तन होते हैं प्लास्टिक के, वे आसानी से मुड़ जाते हैं और यहाँ तक कि वे अपनी आकार पूर्णतः न गेन करके, मतलब लगभग उसी आकार में फिर से वापस पहुँच जाते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं, कुछ सामान ऐसा होता है जिनको अगर हम मोड़ते हैं तो वो टूट जाते हैं, वो ब्रिटल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, भंगुर होते हैं वो, तो जो टूट जाते हैं, जैसे कि बिजली के बोर्ड होते हैं अपने, ठीक है। ये बिजली के बोर्ड हैं, तो और जो है बर्तनों पे जो हैंडल्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, ये सब जो है हमें मोड़ते ही मुड़ते नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा ताकत भी लेते हैं मोड़ने में, दूसरी बात ये मुड़ते ही टूट जाते हैं ये, ठीक है, लचीले नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो क्या हो जाता है, उसका आकार बदल जाता है, वो विकृत हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका जो है आकार में परिवर्तन आ जाता है। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। देखिए शब्द से पता चल रहा है, थर्मो, थर्मो मतलब टेम्परेचर से संबंधित, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। तो जैसे ही इसका जो है टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं इसको, ये क्या होता है, आसानी से अपना आकार बदल लेता है, ठीक है। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण कौन कौन से, पॉलीथीन, ठीक है, और पीवीसी। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के पाइप्स वगैरह भी बने होते हैं जो प्लम्बिंग के कामों में यूज होते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण है कौन कौन, पॉलीथीन और पीवीसी, ठीक है। आप ध्यान रखिए, इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने के पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पैमानों पर क्या किया जाता है, बर्तन बनाने में, खिलौने और कंघियाँ बनाने में। दूसरी ओर कौन सी प्लास्टिक होती है, जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो क्या होता है, इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण क्या क्या हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है। तो आप समझ गए, थर्मो दो शब्द से मिलके बना है ये, थर्मो और सेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, जिसको केवल टेम्परेचर देकर यानी ऊर्जा देकर एक ही बार नरम किया जा सकता है, दोबारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है, ठीक है। कौन, बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, पहला यहाँ से गुणधर्म इसका पता लगता है। दूसरा जो है विभिन्न स्विच बर्तनों आदि को बनाने में प्रयोग किया जाता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है, ठीक है। वो किस चीज़ में काम आता है, ये आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है।
यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरणों के बारे में पढ़ा, बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, बेकेलाइट जो है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, हमारे स्विच बनाने में, बर्तन बनाने में। ठीक है, और जो अपना मेलामाइन है, मेलामाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फर्श की टाइलें बनाने में, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये आग का प्रतिरोधक होता है। ठीक है, मेलामाइन, आप ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए यहाँ डायग्राम में क्या दिखा रहा है, आग का प्रतिरोध करने वाले इसमें जो है वस्तुओं को दिखाया गया है। ठीक है, देखिए थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। थर्मोसेटिंग में क्या क्या है, अपने स्विचेज हैं और जो है स्विचेज है, हैंडल हैं बर्तनों के, ये सब हैं। और जो है थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन सा है, बकेट है, तार हैं, ये सब आप ध्यान रखिए। ठीक है, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। अब जो है प्लास्टिक जो है विकल्प पदार्थ के तौर पे क्यों प्रयोग किया जाता है ये देखेंगे हम कोई सामग्री, खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन की बात सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। सबसे सुविधाजनक लगते हैं क्योंकि इनका भार जो है वो हल्का होता है, कीमत बहुत कम होती है, इनकी अच्छी सामर्थ्य होती है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, आसानी से टूटते नहीं है और उपयोग में भी आसान होते हैं। ठीक है, ये चार कारण हो गए हैं प्लास्टिक को जो है विकल्प पदार्थ के तौर पे हम क्यों यूज करते हैं। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यात्रों में भी होता है। अंतरिक्ष यानों में सॉरी, उपयोग की है सूची असीमित है। मतलब इतने बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, हम लिस्ट बनाने बैठे तो असंख्य असंख्य जो है उपयोग हैं। यहाँ देखो चप्पल बनाने में भी यूज होता है, फर्नीचर में भी, सजावट की वस्तुओं में भी। ठीक है, इन सब में जो है प्लास्टिक का प्रयोग होता है। चलिए अब देखिए प्लास्टिक के गुणधर्म क्या है, ये अभिक्रियाशील है, सॉरी अनअभिक्रियाशील है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जो है दैनिक जीवन में लोहे पे जंग आ जाती है, वातावरण में उपस्थित नमी और हवा के साथ में क्या करता है, वायु के साथ में मिलके जो है वो रस्टिंग करने लगता है, जंग खाने लगता है, तो उसका क्षरण प्रारंभ हो जाता है। जबकि प्लास्टिक में ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम में उसका किसी प्रकार का क्षरण नहीं होता है। ठीक है, और जो है अगर प्लास्टिक के साथ किसी कुछ चीज़ों का या कुछ रसायनों वगैरह का संग्रहण किया जाता है प्लास्टिक के बर्तनों में, तो वो जो है किसी प्रकार की अभिक्रिया उनके साथ नहीं करता। जबकि धातु के मामले में क्या होगा, वह उनके साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि धातु जो है अभिक्रियाशील होती है। अब प्लास्टिक अनभिक्रियाशील होती है, उसके दो तीन फायदे मैंने बता दिए। सामान का जो है भंडारण किया जा सकता है, वातावरण में आसानी से खुला रखा जा सकता है, उसको जंग नहीं लगती, तो उसकी जो है आयु जो है लंबी होती है। ठीक है, चलिए अब प्लास्टिक का जो है गुणधर्म दूसरा भी बता रहा है यहाँ पे क्या है, हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। चलिए देखते हैं इसमें। बाल्टियों के बारे में माता पिता और दादा दादी से बात करने के लिए कह रहा है। आगे, किस प्रकार की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं, स्वाभाविक है और संभव है बहुत हद तक इसकी प्रायिकता है कि जो है वो प्लास्टिक के ही होंगे। ठीक है, इनके लाभ क्या हैं इनको यूज करने के, प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक सामान्य धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं, सस्ता होता है। ठीक, ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाने के लिए यहाँ पे कह रहा है जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, ये आप बनाइए अपने लेवल पे। ठीक है, देखो प्लास्टिक जो है कुचालक है, प्लास्टिक कुचालक है, तो जो है इससे क्या किया जाता है, जो बिजली के तार होते हैं वह प्लास्टिक से ही ढके होते हैं। ठीक है, और खाना बनाने वाले पात्रों के जो हत्थे होते हैं वे भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं, क्योंकि यह विद्युत का भी कुचालक है और तापमान का भी कुचालक है। मतलब कि जो है हीट को जो है
कंडक्ट नहीं करता है ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आप जानते हैं हमें, प्लास्टिक प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। क्या क्या में उपयोग होता है, दवा जो है, दवा की गोलियाँ और जो टीकियाँ हैं उनको पैक करने हेतु, ठीक है। आप देखते होंगे कैप्सूल जो होते हैं उनमें ऊपर का भाग जो है वो, उसमें प्लास्टिक की कुछ मात्रा होती है, ठीक है। और जो दवाइयाँ पैक होती हैं उनके रैपर्स जो हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। दवा की गोलियों टीकियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु जो धागा प्रयोग किया जाता है वो भी प्लास्टिक का होता है। सिरिंजेस, चिकित्सकों के दस्ताने, हैंड ग्लव्स जिसे कहते हैं, और विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र। आप देखेंगे कि जो चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग होने वाली मशीनें हैं उनमें भी बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का प्रयोग होता है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में जो है हम देखते हैं पात्रों का प्रयोग किया जाता है, और देखिए वहाँ खासियत क्या होती है, क्योंकि ये कुचालक है, ऊष्मा का जो है और टेम्परेचर का जो है कंडक्शन नहीं करता है, इसलिए जो है वहाँ पे ओवन में जो प्लास्टिक के वो रखे जाते हैं पात्र, वे पिघलते नहीं है, उनको प्रभावित टेम्परेचर नहीं कर पाता, ठीक है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, इस पे तेल और जल नहीं चिपकता है, किस पे, टेफ्लॉन पे, जो कि प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे, यहाँ पे टेबल दिए इन्होंने, कौन कौन से जो है अपशिष्ट जो है पदार्थ हैं वो कौन कौन से जैव निम्नीकरणीय हैं, कौन कौन से अजैव निम्नीकरणीय हैं। अब देखिए जैव निम्नीकरण समझ लीजिए आप। जैव निम्नीकरण वो पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन आसानी से हो जाता है, ठीक है, जो जिनका जो है विघटन हो जाता है आसानी से, जैसे कि फल सब्जी आदि के जो छिलके होते हैं वह आसानी से जो है मिट्टी में या किसी स्थान पे पड़े पड़े जो है वो गल जाते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। और ऐसे पदार्थ जिनका प्राकृतिक तौर पे ही गलना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है, जो नहीं गलाए जा सकते हैं, अपघटित नहीं किए जा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय। अब देखिए यहाँ पे कितनी आश्चर्यजनक बात है, प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वह 100 से 500 वर्ष से भी अधिक वर्षों तक जो है समय लेती हैं विघटन होने में, ठीक है। आप देख लीजिए कितनी आश्चर्यजनक बात है यहाँ पे। और देखिए प्लास्टिक, सॉरी, टीन, एल्यूमिनियम आदि धातुओं के बने जो डिब्बे हैं वो 100 से 500 वर्ष ले लेते हैं, ठीक है। ये भी अजैव निम्नीकरणीय, ये सभी जैव निम्नीकरणीय हैं। जैव निम्नीकरणीय हैं फिर भी जो है यहाँ पे काफ़ी लंबा समय जो है इनके विघटित होने में लग सकता है, जैसे कि 1 से 2 सप्ताह सब्जियों में लग रहा है, कागज में जो है 30 महीने तक लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 महीने तक लग रहे हैं, कपड़े के संदर्भ में देखें तो, लकड़ी के संदर्भ में देखें तो 15 वर्ष तक लग जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको देख लीजिए। देखिए प्लास्टिक का जो है मेलामाइन का कितना बढ़िया प्रयोग यहाँ पे आ रहा है आगे निकल के। अग्निसह प्लास्टिक, इसमें क्या होता है, यदि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा क्या, कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेलामाइन का प्रयोग है, तो जो फायर ब्रिगेड वाले कर्मचारी जो है वो पहनते हैं, उससे उनकी आग से रक्षा होती है। अब देखिए ये यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है, प्लास्टिक और पर्यावरण। देखिए ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक अच्छा नागरिक होने का फ़र्ज आपको निभाना है, इसमें कुछ इस प्रकार की भी अपील हमसे की गई है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए और जो है इसका दैनिक जीवन में अपने प्रयोग कीजिए। क्या कह रहा है देखो, हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी हुई वस्तु मिलती है, कहाँ से, अगर हम बाजार जाते हैं तो, ठीक है, कोई भी सामान हम लेने जाते हैं तो प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन में लिपेटी हुई मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में जो है प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। आप देखेंगे आज कुछ आप सब्जी खरीद के ला रहे हैं, कल कुछ आप फल ला रहे हैं, परसों कुछ और दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तु खरीद के ला रहे हैं। तो इससे क्या है, अगर एक एक जो है पॉलीथीन घर पे आती है तो आपके घर में पॉलीथीन इकट्ठी होती चली जाती है। ये प्लास्टिक का जो है कचरा है जो नहीं हमें प्रयोग में करना चाहिए, ठीक है।
फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। ठीक है, ये घर में इकट्ठा होता है, पहले कूड़ेदान में फिर चला जाता है, उसके बाद जो है इसका जो है इसका निस्तारण करने के लिए इसको विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाता है। और इसका निस्तारण करने की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी खर्चीली और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। देखो क्या कह रहा है, प्राकृतिक पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो यहाँ एक शब्द हो रहा है जैव, इसी से आप पकड़ लीजिए कि ये जैव मतलब जीवाणु। जैव जो है वो जीवाणु के द्वारा अपघटित होते हैं। कौन से? निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय। ये अनिम्नीकरणीय है तो ये अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, आसानी से, काफी लंबा समय ले जाते हैं। चलिए, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज पता चल रही है, ये पर्यावरण हितैषी नहीं है। कौन? प्लास्टिक, क्योंकि ये बहुत लंबा समय ले लेता है, 500 वर्ष से भी ज्यादा का समय ले लेता है। ठीक है, यह पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है जहरीला या विषैली जो है वो धुआं उत्सर्जित होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। ठीक है, अब देखिए इस सब चीज़ों का क्या समाधान बताया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि प्लास्टिक का उपयोग करने से सबसे पहली बात है कि हम बचें। दूसरा, कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग करें। ठीक है, और तीसरा क्या बता रहा है कि जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय जो भी अपना जो है अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उनको जो है अलग अलग निस्तारण करिए। ठीक है, अलग अलग निस्तारण करने के लिए कह रहा है। तो ये अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। ठीक है, पुस्तक ये कहती है कि भाई इस चीज़ को अपने व्यवहार में लाइए। ये पूरी चर्चा करने का प्रयास तभी सफल होता है जब आप इन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। चलिए, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। ठीक है, अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाने के लिए आपको कह रहा है जिन जिन का पुनः चक्रण किया जा सकता है। ठीक है, पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिक्रमक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है ये। अब देखिए ये 5R का यूज करने के लिए बोल रहा है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R, ठीक है, 5R सिद्धांत को याद रखिए। क्या क्या याद रखने के लिए बोल रहा है? फर्स्ट वन क्या है? पहला आर क्या है? रिड्यूस, मतलब कि कम प्रयोग करना, उपयोग कम करना। ठीक है, दूसरा है रीयूज, आर से ही सारे शब्द निकलेंगे क्योंकि 5R है तो आर से ही सारे शब्द निकलेंगे। रिड्यूस, फिर रीयूज यानी दोबारा प्रयोग। ठीक है, फिर रिसाइकल यानी कि जो हमने सामान प्रयोग कर लिया है उसको पुनः पिघलाकर उसको विभिन्न प्रकार के आकार या जो कोई अन्य प्रकार का पदार्थ बना के उसे पुनः प्रयोग करना। ठीक है, और रिकवर अर्थात पुनः प्राप्त करना। और अंतिम है क्या है? रिफ्यूज, उपयोग नहीं करना। अगर आप जाएंगे दुकान पे पॉलीथीन लेने से आप मना कर देंगे, उसको रिफ्यूज कर देंगे तो संभव है कि अगली बार से जो है वो दुकानदार जो है पॉलीथीन रखे ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कुछ फर्ज बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहाँ पशु, विशेष रूप से गाय वाय कचरा खा रही हो? तो यहाँ पे ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि पॉलीथीन जो है वह कई बार पशु जो है, जो पशु चरते हैं वह खा जाते हैं। ठीक है, और वो जो निगल जाते हैं उससे क्या होता है, पशुओं का जो गला है, कंठ है, जो उसमें अवरोध उत्पन्न हो सकता है जिससे श्वसन नली में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, या फिर आमाशय में एक स्तर वो बना देते हैं, कौन? पॉलीथीन या अपशिष्ट पदार्थ, जिससे क्या है उनकी मृत्यु की संभावना बहुत हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां नालियों को रोक देती हैं। देखिए एक ड्रॉबैक आता है यहाँ पे पॉलीथीन का। ठीक है, कभी कभी हम बहुत लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए।
स्वच्छ भारत मिशन का हमें सहयोग करना चाहिए। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझा सकते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहें? ठीक है, इन 5 R का प्रयोग करके ये चीज़ यहाँ पे इसका जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, हम जो है रिफ्यूज कर दें वहाँ पे प्रयोग करना, या फिर जो है हम उनका रिड्यूस कर ले, बहुत कम प्रयोग करें। ठीक है, चलिए अब देखो ये रेशा विवेक क्या है यहाँ पे, कि प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकनी है। यहाँ पे जो है एक नागरिक को जो है जिम्मेदार नागरिक होने के लिए जो सलाह दे रहा है वह ये क्या है, प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, खरीदारी के समय क्या है, सूती कपड़े या जूट का थैला लेकर जाइए। ठीक है, दूसरा है ये दैनिक प्रयोग हो सकती हैं चीज़ें, इतनी कठिन नहीं है, आसान काम है, प्लीज़ करिए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का प्रयोग में लाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब यहाँ पे आगे हम ना जो है ये आ जाते हैं प्रमुख शब्द। इनको आप एक बार ज़रूर सरसरी तौर पे देख लीजिए। ये शब्द जो है आगे कक्षाओं में और इसी कक्षा के अगले पाठों में भी प्रयोग हो रहे हैं। आपने क्या सीखा, एक बार जो है स्क्रीन पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिए, आपने क्या सीखा। ठीक है, आगे तो जो है अभ्यास आ जाता है, ये आप अपने लेवल पे कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा वीडियो अब यहाँ पे ख़त्म होता है। और वीडियो अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन ये गेन कर सकें। लाइक बटन को हिट कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जो है हमारे वीडियो जब इस सीरीज़ के आगे भी अपलोड हों तो आपको प्राप्त हो जाएं। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि प्लीज़ आप नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।